तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालते हैं। यह वृत्ताकार लूप भी हो सकता है और वृत्ताकार कुंडली भी हो सकता है। लूप क्या होगा? अगर हम एक फेरी रखेंगे चालक तार का, जब हम वृत्ताकार लूप बनाएंगे तो एक फेरे रहेंगे तो वृत्ताकार लूप होगा, और उसमें अगर एक से अधिक फेरों की संख्या होगी तो वृत्ताकार कुंडली हो जाएगी। इसके पहले हम कुंडली के वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बनाए थे। जैसे हम मेरे पास ये वृत्ताकार कुंडली है, ओके, यह जो है इसका केंद्र ऐसा है, यहाँ पर होगा, और ये अगर ऐसा रखा हुआ है, ऐसा आप देखिए, डायग्राम को देखिए और इसको देखिए, ऐसा है, मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यह जो वृत्ताकार लूप है यह कैसी रखी हुई है। इस लूप का तल जो है वह कागज है, इस कागज के तल के लंबवत है। ये इसका तल है, यह कागज के तल के लंबवत है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर हम जब वृत्ताकार कुंडली के लूप या केंद्र कुंडली के जब केंद्र पर निकाले थे तब वहाँ पर कैसा था, वो ऐसा था, इस तरह से था, कागज के तल पर था। लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये वृत्ताकार कुंडली, यह लूप जो है इस कागज के तल के लंबवत है, ये है लंबवत, है ना। तो इसका केंद्र ये होगा, यहाँ पर ये, ओके। और इस प्रकार यहाँ पर हमको इसके अक्ष देखिए आप, मैं यहाँ पर रख देती हूँ इसको इस प्रकार से। इसका केंद्र ये है और इसके अक्ष ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर इमेजिन कीजिए, ये अक्ष है जहाँ पर ये बिंदु P है, इस बिंदु P, ये वाले अक्ष पर ये बिंदु P है यहाँ पर, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। अब देखते हैं हम इस वृत्ताकार लूप पर देखते हैं। इसका केंद्र O है और जो इसकी त्रिज्या होगी, इस केंद्र से यहाँ तक की ये त्रिज्या होगी वो R, इधर भी होगी वो R होगी। क्लियर? अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कैसे प्रवाहित हो रही है आप देखिए, इसमें धारा वामवर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। वामवर्त का मतलब है, देखिए ये ऐसा है, ये इस तरह से वामवर्त दिशा में। यहाँ से मान लो मैं यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिखा है, लेकिन हम वृत्ताकार लूप जब बनाते हैं तो उसका इसके जो स्टार्टिंग वाला और जो अंतिम छोर है वो इस तरह से यहाँ पर इस प्रकार से रहते हैं। तो इधर से धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से इधर वामवर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, ओके। ये वामवर्त यानी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस केंद्र से ये जो P के जो डिस्टेंस है वह कितना है, मैंने कहा ना यहाँ पर इसका अक्ष जो है, तो ये अक्ष का ये केंद्र O से इस P का जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी उसका डिस्टेंस है x, ओके। यहाँ पर ये x डिस्टेंस लिखा हुआ है। अब हम इस लूप को हम कई छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्योंकि यह बायो-सैवर्ट के नियम का यूज़ है, अनुप्रयोग है, तो बायो-सैवर्ट ने इस पूरे का एक साथ न बता करके उन्होंने क्या बताया, छोटे अल्पांश के लिए पहले बताया, फिर उसके बाद हम पूरे के लिए हम निकाल सकते हैं। तो मान लो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर ये इस वाले में देखिए आप, यहाँ पर ये वाला ये लंबवत तल है, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, इधर एक, और इधर ले लेंगे हम, यहाँ पर ऐसा होगा ये लंबवत, है ना। तो ऐसा लेंगे तो ये तो क्षैतिज में हो जाएगा, है ना। ये ऐसे लंबवत में यहाँ पर लेंगे और इधर लेंगे, तो ये ऊपर में टॉप में जो लेंगे वो A होगा, और नीचे में जो लेंगे वह क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जैसे हम लोग इसके पहले वाले में देखे थे ना, यहाँ पर हम छोटा सा अल्पांश लेते हैं, ऐसे ही सब छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा, यह अल्पांश, इसकी लंबाई dl, वैसे ही सभी अल्पांशों की लंबाई dl। तो हम इसके व्यास के अभिमुख यहाँ पर हम दूसरा अल्पांश ले लिए हैं, वो है A' है, ओके। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस अल्पांश से इस बिंदु P के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है, R है। अल्पांश ये वाले से लेकर यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, ये ऐसा है, ये इस प्रकार से। तो अल्पांश से यहाँ पर इस बिंदु P के बीच की दूरी R है, इस ऊपर वाले के लिए है। सेम हम यहाँ पर लिए हैं अल्पांश,
तो यहाँ से भी, इस वाले अल्पांश से भी, यहाँ से इसकी भी दूरी कितनी है, सेम डिस्टेंस होगी, क्योंकि इसके जो लंबाई है वह सेम है ना। तो ये भी यहाँ से इस अल्पांश से यहाँ तक बिंदु P के बीच की दूरी जो है वह भी R होगी, एक समान होगी। ओके, यह A' थी। भले आपको यहाँ पर यह ऐसा कर्व आकार का दिख रहा होगा, लेकिन ये जो छोटा सा भाग देखते हैं तो वह जो है ऐसा स्ट्रेट लाइन में दिखता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ तक समझ लिए। अब यहाँ पर चूँकि हम धारा अवयव नामक वर्ड देखते हैं, तो ये जो अल्पांश का ये वाला जो भाग है वहाँ से धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से। तो ये वाला भाग जो है इस वाले के लिए यहाँ पर धारा अवयव कहलाएगा। वैसे ही यहाँ के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर धारा अवयव होगा। ओके, अब एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पर इस धारा अवयव से इस बिंदु P के बीच की दूरी, यहाँ से भी इस बिंदु P के बीच की दूरी एक समान होगी। ये चीज़ मैं अभी बता चुकी हूँ और इसको हम स्मॉल r के रूप में यहाँ पर डिनोट करते हैं। ओके, अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और जानना जरूरी है कि जो A धारा अवयव है, इसमें से धारा किस प्रकार प्रवाहित हो रही है। कागज़ का तल ऐसा है, इसमें से धारा जो है वह तल के लंबवत ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। आप देख रहे हैं इधर आ रहा है, तो यह जो है तल के लंबवत ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। कागज़ का तल ये है, इसके लंबवत ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। और इस A' में आप देखिए धारा कैसे आ रही है, यहाँ पर लंबवत नीचे की तरफ आ रही है। कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पहले हम इस अल्पांश के लिए निकालेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद इसके लिए हम इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। ओके, अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पर ये जो ये इस अल्पांश के और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा R और इस वृत्ताकार लूप के केंद्र O से P को मिलाने वाली रेखा X के बीच का कोण जो है वह फाई है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो होगा, इधर इस अल्पांश से इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा R और लूप के केंद्र O से P को मिलाने वाली रेखा X, तो इस अल्पांश के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण इसका यहाँ पर भी फाई बनेगा, क्योंकि समान दूरी है, तो यहाँ पर भी कोण फाई बनेगा। ये भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण समान रूप से बनेगा। अब बात आती है कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पर बनेगी उसकी दिशा कैसी होगी। उसकी दिशा जो है, यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र यह बन रहा है, ये R जो डिस्टेंस है उसके लंबवत होती है। आप देखे होंगे धारा के लंबवत, या फिर धारा के लंबवत होती जनरली है, और DL के भी लंबवत होती है। मतलब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो B जो है ये DL और ये R दोनों के परपेंडिकुलर फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि B धारा I और धारा I के तो लंबवत होगा ही, ओके, और साथ साथ B जो DL होता है और R होता है इसके भी यह लंबवत होता है। यहाँ पर ये ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। धारा के भी लंबवत होता है। धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, आप देखिए इस प्रकार से, ये इस तरह से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप वैसे भी अगर देखते हैं, मान लो धारा ये इस तरह से प्रवाहित हो रही है, आप ये देखिए, चाहे हम थंब रूल से देखें या हथेली वाले रूल से देखिए, आप दोनों कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इस दिशा में ये है। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर हम इसको नॉमिनेट करें, इस दिशा में है, तो इसको हम Q दे देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि DB की दिशा किधर है, कहाँ पर है, PQ की दिशा में है, ठीक, PQ के अनुदिश है। क्लियर? अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे ये बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर
इनका हम समकोणिक घटक, आगे मैं इसको बताऊंगी। सबसे पहले डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यह जो निकला है वह इस अल्पांश के कारण निकला है यहाँ पर, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यह सदिश राशि, तो इसका हम समकोणिक घटक निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा इधर इस दिशा में dB cos फाई के रूप में, यानी Pn की दिशा में, और दूसरा हो जाएगा dB sin फाई के रूप में, वह इस PR की दिशा में हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो dB cos फाई है वह OP अक्ष के लंबवत है और dB sin फाई है वह OP अक्ष के अनुदिश है। ओके, और इसी प्रकार से हम इस A डैश जो अल्पांश है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा यहाँ पर इस दिशा में होगी। ये देखिए आप इस प्रकार से, यानी PQ, यहाँ ये P है, PQ डैश दिशा में होगी। ओके, और यहाँ पर दोनों का मान, इसका मान जितना होगा उतना ही यहाँ पर इसका भी मान होगा, क्योंकि सारे चीज़ जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ पर इसकी लंबाई भी सेम है, इस वजह से। और यहाँ पर ये जो इनके समकोणिक घटक हम निकालेंगे यहाँ पर, तो एक हो जाएगा इस दिशा में dB cos फाई के रूप में, और वह क्या हो जाएगा OP अक्ष के लंबवत Pn डैश दिशा में, और dB sin फाई OP अक्ष के अनुदिश PR दिशा में होगा। अब बात आती है ये फाई है क्या, कैसे बना फाई यहाँ पर, उसको मैं ये बताऊंगी आपको। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए, यहाँ पर मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको बताती हूँ कि एंगल APO की वैल्यू भी फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऊपर वाले की बात आती है, तो यहाँ पर NPQ की वैल्यू भी फाई होगी। क्यों होगी देखिए आप देखिए, ये दो लाइन हैं, इन दोनों लाइन के बीच का कोण, अगर दो लाइन के बीच का कोण अगर फाई है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इनका जो लंबवत है परपेंडिकुलर ये है, तो इनका लंबवत, इसका R का लंबवत ये हो जाएगा और X का लंबवत N हो जाएगा। ठीक है, ये जी यहाँ पर ये जो OP है वह OP X और R के बीच का कोण फाई है। ये दो लाइन हैं, तो X का लंबवत dB हो जाएगा और R का लंबवत N हो जाएगा। यहाँ पर ये बात समझने वाली बात है ना। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, दो लाइन X और R के बीच का कोण फाई है। अब देखिए X का लंबवत dB है और R का लंबवत, या फिर आप R का लंबवत dB कह सकते हो और X का लंबवत N कह सकते हो, जैसे भी समझो आप, दोनों में आप देख सकते हो, है ना। R का ये लंबवत दिख रहा है, वैसे फाइनली R का लंबवत dB दिख रहा है और X का लंबवत N दिख रहा है। ये चीज़ हम लोग अभी डायग्राम के थ्रू भी देखे, है ना। तो इस प्रकार से जब दो लाइन के बीच में जो कोण बनता है, और तो उन दोनों का जो लंबवत होता है, लंबवत लाइन होता है, उनके बीच का कोण भी वही होता है जो इन दोनों लाइन के बीच का कोण होता है। क्लियर? एक बार और रिपीट कर रही हूँ, दो लाइनों के बीच का जितना कोण होता है वह उन लाइनों के लंबवत लाइन, जो लंबवत लाइन होते हैं, लंबवत रेखा होती है, उनके बीच के कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ पर ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, फाई फाई होगा। क्लियर? ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब सेम थिंग यहाँ पर भी होगा वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए X और R दो लाइन है, उनके बीच का कोण फाई मानते हैं। तो यहाँ देखिए आप, इस R का लंबवत कौन है, dB है, और इस X का लंबवत कौन दिख रहा है आपको, N दिख रहा है। तो इन दोनों लाइनों के बीच का कोण फाई है, तो इनके लंबवत रेखा के बीच का कोण भी फाई होगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे भी ये क्लास डबल हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे के लिए भी यह कह सकते हैं कि यहाँ देखिए A डैश PO इक्वल्स टू फाई
इक्वल्स टू, आप देखिए यहाँ पर NSPQ, ये भी फाई होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आगे करेंगे, उसके लिए मैं सारा चीज़ अभी बता देती हूँ, फिर आगे हम टर्न बाई टर्न करेंगे, फिर से मैं डायग्राम को बताऊँगी। तो यहाँ पर ये जो DB cos फाई आप देख रहे होंगे लंबवत ऊपर की तरफ है, DB और ये DB cos फाई ये वाला जो इसके कारण जो उत्पन्न हुआ था वो P&S दिशा वाला, ये भी उसके लंबवत नीचे की ओर है और दोनों के परिमाण बराबर हैं, बट लेकिन इनकी जो दिशा है वह विपरीत है। तो दिशा विपरीत है तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो इनका योगदान आगे के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हमको इस पूरे चालक के कारण निकालना है ना। तो हम अभी केवल ये दो के लिए किए हैं, वैसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं, फिर इधर ले सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग जितने भी भाग इनके होंगे उनके लिए हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बात आती है DB sin फाई की। तो इस DB sin फाई का आगे जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उनके लिए इनका योगदान होता है। क्लियर, समझ में आए ये चीज़। अब हमारा काम ये है, अब जब हम स्टार्ट करेंगे ये इतना स्टार्टिंग का इसके बारे में बता देंगे, ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद जो मैंने इसका जो डिटेल लिखा है वो आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए आप, माना कि R त्रिज्या है, वृत्ताकार लूप को कई अल्पांशों जिसकी प्रत्येक की लंबाई हम DL लिए हैं, ये चीज़ मैंने बताया है ना। और प्रत्येक अल्पांश को धारा अवयव कहते हैं और इसकी बिंदु P से जो डिस्टेंस है वह समान होती है और वो स्मॉल r के रूप में होती है। अब हम इसका A और A डैश है ना व्यास अभिमुखी दो धारा अवयव लेते हैं और A डैश धारा अवयव में धारा जो है कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और A डैश में धारा अवयव से धारा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अब हम बायो-सैवर्ट के नियम का यूज़ करेंगे पहले वाले धारा अवयव के लिए। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, धारा अवयव A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको कहाँ से ले रहे हैं? बायो-सैवर्ट के नियम से। क्लियर। DB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये जो साइन थीटा की बात आती है ये मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ। चलिए, यहाँ पर ये जो थीटा कहाँ बन रहा है ये देखिए, ये जो DL है, अल्पांश DL और R के बीच का कोण है। आप इसमें देखिए, ये जो हम यहाँ पर ऊपर में ये जो अल्पांश DL लिए हैं और R कैसा है, यहाँ पर है, बिंदु P इधर है, तो इसके बीच का कोण, चाहे आप इसको ऐसा लें चाहे ऐसा लें, आपको भले यह ऐसा तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन यह जो है ये इसके R के बीच का कोण नहीं है। यह किसके बीच का कोण है? यहाँ पर ये जो है ये अल्पांश और ये R के बीच का कोण है। यह क्या होता है? यह 90 डिग्री के आस होता है। ये ऐसा, भले आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पर इस प्रकार से, ये आ रहा है ये इस प्रकार से। तो ये जो DL होता है, इस DL और R के बीच का जो कोण होता है, यहाँ इसके साथ नहीं है ना, ये R के साथ नहीं है, ये जो DL पार्ट है और इस R के बीच का कोण है वो थीटा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। चाहे हम इधर से लें चाहे हम इधर से लें, किसी भी तरह से लें, इसकी वैल्यू 90 डिग्री ही रहेगी इस प्रकार से। ओके, हमको भले अभी नहीं पता चल रहा है, तिरछी दिख रही है, लेकिन बट ये रियल है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, जो बायो-सैवर्ट का नियम जो हम अभी रिजल्ट देखे वहाँ से फिर आगे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं तो हमको साइन 90 की वैल्यू 1 मिलती है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम देखते हैं समीकरण जो एक हम मान दिए थे इस पहले वाले में, वहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे थीटा की। तो DB इक्वल्स टू μ0 4 पाई इंटू IDL साइन
90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो डी बी इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू 1 होगा, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यह हमको मिलता है, यह इक्वेशन 2 है। थीटा क्या है ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। थीटा जो है वह डी एल व आर के बीच का कोण होता है। एक बार और बता देती हूँ, क्लियर। इस प्रकार से हमको यहाँ पर ये बायो-सवर्ट के नियम से हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था, वहाँ पर जो फाई की वैल्यू हम देखे थे, फाई का मान जो देखे थे, उसी को ही हम आगे लेकर करेंगे। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अब देखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम घटक का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मैंने ये जो बताया है आपको, ये वाला, इसी चीज़ को हम वहाँ पर नोट करेंगे, और ये जो चीज़ मैंने घटक के रूप में बताया वही चीज़ अभी हम देखेंगे अलग अलग, इसके लिए फिर इसके लिए। ओके, अब वहाँ पर हम देखे थे पी एन लंबवत था ओपी के, क्लियर। अभी एक बार और आपको डायग्राम बता दूंगी। तो वहाँ पर ए पी ओ इक्वल्स टू फाई था, एन पी क्यू, किसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ए धारा अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, तब हम ये सारा चीज़ निकाल रहे हैं। ओके, तब हम इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, चुंबकीय क्षेत्र जो dB है, इसके हम दो समकोणिक घटक निकाल सकते हैं। हम सदिश वाले में पढ़े हैं 11th में, समकोणिक घटक निकाल सकते हैं। तो आप अभी देखे होंगे यहाँ पर ये ऐसा dB का दिशा है, इस तरह से यहाँ पर। अब इसका एक समकोणिक घटक इधर होगा और दूसरा इधर होगा। चूँकि इसकी दिशा r के लंबवत है, तो यहाँ पर dB cos फाई होगी, ये वाला क्योंकि फाई है, और इधर इसका dB sin फाई होगा। ओके, अब पहला देखते हैं हम dB cos फाई, दूसरे को लिखेंगे dB sin फाई। हम यहाँ पर dB cos फाई किस दिशा में है वो चीज़ को बता देते हैं। इधर अक्ष था, ये है ना, ये P है, ये वाला N है, और ये क्या था आपका R था, ठीक है। तो ये जो OP अक्ष है, तो अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में दिख रहा है आपको, और यह अक्ष OP के अनुदिश किस दिशा में, PR दिशा में। क्लियर, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये चीज़ आ गया। ये इतना हम किसके लिए किए, हम जो ऊपर में, ये जो ऊपर में हम ये वाला जो लिए थे A, उसके लिए हम ये सारी चीज़ का मान निकाले हैं। अब हम इस नीचे वाले A' के लिए हम ये सारा चीज़ निकालेंगे। ओके, चलिए। धारा अवयव A के व्यास अभिमुखी धारा अवयव A' के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV का मान निकालेंगे। यहाँ पर A था, इसके व्यास का अभिमुख यानी व्यास के सामने अभिमुख यानी ये वाला A' है। यहाँ के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा, ऐसा मैंने पहले बताया भी था। तो A के कारण जो था वो भी यहाँ पर इस A' के कारण होगा, और वो इस रूप में होगा, ये इस तरह से। क्लियर, यहाँ पर ये ओके, तो एक समान ही रहेगा ये। अब इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा
मैंने आपको डायग्राम में बताया था पी क्यू डैश के अनुदिश होगी। डायग्राम में अभी बता देती हूँ आपको। देखिए आप, इसके कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी है, इसकी दिशा आप देखिए पी क्यू डैश, इसकी दिशा पी क्यू के अनुदिश थी। अब इसका समकोणिक घटक हम डी बी गॉस फाई और डी बी साइन फाई हम निकालेंगे। यहाँ पर ये फाई के बारे में मैंने पहले बता दिया है आपको। चलिए अब हम डी बी के इस डी बी के हम दो समकोणिक घटक निकालते हैं। पहला डी बी कॉस फाई के रूप में होगा और दूसरा डी बी साइन फाई के रूप में होगा। मैंने इसको कई बार बता दिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे और डायग्राम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दिखा दूँगी। तो ओ पी अक्ष के लंबवत पी एन डैश दिशा में और यह अक्ष ओ पी के अनुदिश पी आर दिशा में। अभी मैंने ऊपर बताया है, उसी में ही देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे में यहीं पर ये ओ पी हो गया, ये पी है यहाँ पर, ये इस प्रकार से यहाँ ये वाली दिशा में इधर डी बी, इस यहाँ पर ए डैश था, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी। यहाँ पर फाई बनेगा और इस दिशा में यहाँ पर डी बी साइन फाई होगा, पी आर ओ पी के अनुदिश, और इधर लंबवत दिशा में यह एन डैश है, तो डी बी कॉस फाई। क्लियर हो गया आपको, है ना? तो यहाँ पर मैं पास पास में बना दी हूँ, आप इसको अलग से बना सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी मैं वहाँ डायग्राम में बता चुकी हूँ। ओके, तो हम यहाँ तक दोनों के फाइनली हम देख रहे हैं कि हमारा काम अभी तक का क्या था। इस ए के कारण इस बिंदु P पर, अक्ष पर स्थित जो बिंदु P है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले। वैसे ही ए डैश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले और उनका समकोणिक घटक निकाले। ऐसा अभी तक था, है ना? अब उसके बाद आप देखिए, ये दोनों जो हैं, इसी चीज़ को हम लिखेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। ये दोनों डी बी कॉस फाई डी बी कॉस फाई परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे और आगे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मान में जिनका योगदान होगा वो इस वाले घटक का होगा, डी बी साइन फाई का। तो यह ऐड होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में होंगे। क्लियर? तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर दो के लिए निकाले थे, दो अवयव के लिए निकाले हैं। ऐसे ही हम सभी अवयव के लिए निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मैंने जो बताया वो चीज़ हम इस प्रकार से लिख लेंगे, है ना, आंसर में। यानी पी एन व पी एन डैश के अनुदिश यानी ओ पी के लंबवत घटक परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और जो हम लूप के कारण, सभी अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र के घटक निकालेंगे, वह चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक ओ पी अक्ष के अनुदिश होंगे, जो इस दिशा के अनुदिश हैं, ये जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। मैंने ये चीज़ आपको बताया था, सभी अवयव के कारण। और जो सभी अवयव के कारण जो लंबवत ऊपर की तरफ हैं, वो सभी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। चलिए, अब पूरे इस धारावाही लूप के इस, अभी तक तो हम इसका और इसका निकाले थे, दो का एग्जाम्पल के तौर पर, फिर ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस पूरे धारावाही लूप के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। धारा की दिशा ऐसी है, अक्ष ऐसा है, और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर हमको निकालना है। चलिए, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। ऐड होने से तात्पर्य है इनका इंटीग्रेशन करेंगे ओ पी अक्ष के अनुदिश। ओके, ऐड होगा मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1 + 1 = 2 होता है, वैसा टाइप का नहीं है। हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। डी बी की वैल्यू है μ0/4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई।
क्लियर, ये आ गया। अब इसी को हम इक्वेशन 3 दे देंगे, या इसी को हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसी इक्वेशन 3 देते हैं और इसी में ही हम जो डायग्राम में हमको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं उनका उपयोग करते हुए सबसे पहले हम साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर फिर आगे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डीएल की वैल्यू हम निकालेंगे। ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये वाला जो है ऊपर में ए ओ पी, इस ए ओ पी समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे यहाँ पर हमको x का मान, यानी ये वाला लंबवत होगा 90 डिग्री पर होगा, तो यहाँ पर यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। आधार क्लियर, ये 90 डिग्री पर है। यहाँ पर हम किसके लिए लेंगे, फाई के लिए निकालेंगे, तो फाई यहाँ पर है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा। और ये लंब हो जाएगा। हम इसके लिए साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन में, वहाँ इक्वेशन जो हम 3 दिए हैं, इक्वेशन 3, वहाँ पर हमको साइन फाई की वैल्यू पता है, तो लंब बटे कर्ण होगा। साइन फाई की वैल्यू आपको कोड वर्ड उसका मैंने बता चुका था, तो लंब बटे कर्ण से मान यहाँ पर निकालेंगे। नेक्स्ट में फिर हम उस वैल्यू को वहाँ पर रखेंगे। चलिए देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए ओ पी में हम साइन फाई इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, आप लंब का क्या था वहाँ पर, ओ ए था, और कर्ण क्या था, ए पी था। और ओ ए की वैल्यू क्या है आप देखिए, ओ ए की वैल्यू देखिए, लंब आर है और कर्ण की वैल्यू स्मॉल आर है। कैपिटल आर लंब, स्मॉल आर कर्ण। तो फिर यहाँ साइन फाई इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर मिल गया। यहाँ पर आप देखे होंगे ये जो कैपिटल आर है यह वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है। आप डायग्राम में देखे होंगे वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है। ये देखिए, ये केंद्र था, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है। ये ऐसा, हम ऐसा देखें तो ऐसा ये व्यास हो गया। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा वाला देंगे। ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये इधर से इधर। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम इस इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण 3 से हम देखते हैं यहाँ पर कि b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। हम यहाँ पर साइन फाई की जगह में वैल्यू रखें। आप देखिए यहाँ पर ये आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें बाहर निकल रही है आप निकाल भी सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर μ0 4 पाई आई आर, ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। आप पहले मैं जनरल इसको सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद हम बाहर निकालेंगे। तो आई डी एल अपॉन आर क्यूब, ये आई डी एल कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब। अब हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे, जो बाहर निकल सकता है कॉमन के फॉर्म में, कॉमन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन के बाहर। तो μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि अवकलज रूप में कौन है, डीएल है, उसी के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है इसका। इस वजह से बाकी चीज़ों को, इसके लिए यह कांस्टेंट हो गई तो वो बाहर निकल जाएगी। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है वो है क्या, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये हम ए लिए हैं, इसकी लंबाई डीएल है, इधर ये लिए हैं ए डैश लिए हैं, इसकी लंबाई डीएल है। ऐसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं, फिर इधर ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डीएल होंगे, उन डीएल की लंबाई, टोटल डीएल की वृत्ताकार लूप के जो जितने भी हम छोटे छोटे अवयव लिए हैं उनके लंबाइयों का योग है। मतलब इस वृत्ताकार लूप की परिधि होगी, वो वृत्ताकार लूप की परिधि यानी इन
धारा अवयवों की लंबाइयों का योग, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, इस वृत्ताकार लूप की परिधि होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dl आप लिख लीजिए वृत्ताकार लूप की परिधि। क्लियर? तो हम वहाँ पर इसकी वैल्यू 2 पाई कैपिटल R, जनरली स्मॉल r होता है, लेकिन यहाँ पर लूप की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। स्मॉल r क्या है, dl से बिंदु P के बीच की दूरी है, तो भूल कर भी इस चीज़ को स्मॉल r लिखने की हैबिट है वो नहीं लिखेंगे, इस चीज़ को याद रखना है। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अब जो लास्ट इक्वेशन आया था इसको हम वहाँ पर हम रख देते हैं। तो b इक्वल्स टू हमारे पास आया था μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू कैपिटल R अपॉन R क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dl, ऐसा आया था। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू कैपिटल R अपॉन R क्यूब, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा 2 पाई R। तो ये और ये मल्टीपल हो जाएंगे, तो b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई, तो I यहाँ पर हम 2 पाई को पहले लिख लेते हैं, 2 पाई इंटू I इंटू R स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे में R क्यूब। ओके, अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। यहाँ पर फिर हम अगर इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं और बाकी एज इट इज़ हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू μ0 I कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब, इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। इसके पहले का क्या था, इक्वेशन 3 था, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं μ0 I कैपिटल R2, यह कांस्टेंट है। अब इस R का मान जो है ये भी है, लेकिन हम इस R का मान हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आप डायग्राम पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये R का मान हमको निकालना है, तो हमको ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसी को हम ले लेते हैं, फिर एक कर लेते हैं, फिर इधर का भी पूरा का निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज देखिए AOP में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू R स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। यहाँ से फिर हम R क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज AOP में, P है ये, में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद ही हो। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर कर्ण है, लंब है, वहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर और आधार है x स्क्वायर। क्लियर? नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, भूल गए होंगे मान लो, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको पावर हाफ, रूट नहीं करेंगे हम इसको, हम हाफ करके करेंगे। अब हमको यहाँ पर R क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसके हम दोनों पक्षों में जो घात है उसको हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेते हैं। दोनों पक्षों में घात यानी पावर 3 लेने पर तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर R क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम इन वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो हम जाते हैं समीकरण 4 में, मान रखते हैं, तो हमको मिल जाएगा b इक्वल्स टू μ0 I अपॉन R स्क्वायर अपॉन R क्यूब। यह लंबा है, समझना है, इजी है, और तो आप टर्न बाय टर्न करके करेंगे, है ना, इजी वे में हो जाएगा। अब मैंने लिख दिया उस इक्वेशन 4 को, यहाँ पर हम मान अब रख देते हैं।
तो म्यू 0 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है पावर 3/2। ओके, इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। और यही जो है वृत्ताकार लूप के लिए लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। किसका मान होगा ये? धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो गलती करते हैं आप लोग, वो चीज़ आप ये कैपिटल आर वाले में देखना है। और दूसरा चीज़ आप लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जब हम डी कॉस फाई को हम तो कहते हैं कि ऊपर और नीचे वाला वो कैंसिल आउट हो गया करके, लेकिन वहाँ जब ऐड होता है, ऐसा कहते हैं डी साइन फाई को, तो ऐड होता है तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि वो 2 साइन फाई लिखते हैं, तो वो गलत है। वहाँ पर वो उनका इंटीग्रेशन होता है। क्लियर? हम पूरे अवयवों के लिए निकाल रहे हैं ना, हम तो यहाँ पर केवल 2 अवयव का आपको बताए हैं, ये तो पूरे अवयव का निकालते हैं लास्ट में। इस वजह से वहाँ पर इंटीग्रेशन हम वहाँ पर करते हैं। वहाँ 2 गलतियाँ ऐसी होती है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी बहुत इजी है ये और सिंपल वे में हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में वृत्ताकार लूप के अक्ष पर देते हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना, तो हम यहाँ तक करेंगे। और ऐसा दिया है, मतलब बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देते हैं, आप घूम जाते हैं कि बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालिए। एक ही चीज़ है। क्लियर? हमने यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम का यूज़ करते हुए किया है कि नहीं है? ओके, चलिए अब हम, यदि यहाँ पर इस लूप में, मैंने पहले भी बताया कि वृत्ताकार लूप के जगह में अगर हम यहाँ n फेरे वाली कुंडली अगर ले लें, कैपिटल N, एक से अधिक अगर फेरे रहें तो वो क्या बन जाती है? कुंडली बन जाती है। तो इस प्रकार वृत्ताकार कुंडली के लिए हम देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। बस ये 1 फेरे के लिए था तो 2 फेरे के लिए रहेगा तो 2 आ जाएगा, 3 के लिए रहेगा तो 3 आ जाएगा, n फेरे लेंगे तो n आ जाएगा। क्लियर? कभी कभी आपको यह क्वेश्चन जो है ऐसे एक फेरे के लिए ऐसा है, n फेरे के लिए है तो आप 1-2 फेरे के लिए निकालिए। इस तरह से भी छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ देते हैं। तो ये आप चीज़ को आपको समझना है। ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिल गई और ये हो गया इक्वेशन 6। क्लियर? ये हम वृत्ताकार लूप के लिए और ये वृत्ताकार कुंडली के लिए निकला। अब एक कंडीशन देखते हैं हम, यदि वृत्ताकार कुंडली का केंद्र मूल बिंदु पर हो, क्लियर, मूल बिंदु पर हो, तब उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा वो चीज़ हम देखेंगे। मूल बिंदु से तात्पर्य ये है, यहाँ पर यहाँ पर मैं आई लिखना भूल गई थी, यहाँ नहीं लिखे तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, आई है ना यहाँ पर। तो मूल बिंदु से मतलब ये है कि आपका कैसा आएगा वो चीज़ को हम देखते हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा तो आपको ऐसा आंसर देना है, इस रूप में पूछा जाएगा तो ऐसा आंसर देना है। यदि इस रूप में पूछा जाता है, यदि वृत्ताकार कुंडली का केंद्र मूल बिंदु पर हो, तो उस कंडीशन में कुंडली का जो अक्ष होगा या लूप का अक्ष होगा वह x अक्ष के अनुदिश होगा। आपको पता होगा इस तरह से बनता है ये x माइनस x और ये y
और ये -y। आप देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये ऐसा है हमारा वृत्ताकार कुंडली, और उसका जो ये कुंडली का जो केंद्र है ये है, और ये अगर मूल बिंदु पर होगा, ये वाला यहाँ पर मूल बिंदु पर ये केंद्र, तो क्या होगा, ये जो कुंडली का अक्ष क्या होगा, ऐसे यहाँ से ये अक्ष इस एक्स एक्सिस पर होगा, इस एक्स एक्सिस के अनुदिश होगा। तो इस चीज़ के लिए हम देखेंगे एक्स एक्सिस के लिए होगा, तो वहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश, चूँकि बी जो है वह एक सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश हम वहाँ मापांक उसका लेंगे। ओके, एक इकाई यूनिट लेंगे, इकाई वेक्टर लेंगे वहाँ पर, ये चीज़ आएगा। देखिए चलिए यहाँ पर फिर हमको b की वैल्यू इस प्रकार से मिल जाएगी, μ0 n/r²। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से, 2 × r² + x² होल पावर 3/2। और यहाँ पर इकाई सदिश एक्स एक्सिस के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर है वो लिख देंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऐसा, जब कुंडली का केंद्र मूल बिंदु पर हो। ये स्पेशल कंडीशन है। क्लियर? ऐसे ही और कंडीशन आएंगे। यहाँ पर मैंने लेप लिख दिया था, तो ये लूप है, थोड़ा मिस्टेक होगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं अगला कंडीशन। तो यदि हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर और कुछ स्पेशल कंडीशन देंगे, तो आप देखकर आप करेंगे। अब देखते हैं, यदि बिंदु P वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हो। अब देखिए ये है वृत्ताकार कुंडली, इसका केंद्र ये है, और बिंदु P यहाँ पर था। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर था, तो यह बिंदु P यहाँ पर जब आ जाता है यहाँ पर, तब क्या होगा, ये जो x था वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? आप देख लीजिए, ये देखिए यह बिंदु P जब इसके पास में आ जाता है, केंद्र के पास में, तो यहाँ पर ये x जो है सिमट जाएगा, वह 0 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। चलिए तब क्या होगा हम देखते हैं, और हम यहाँ पर इस इक्वेशन 6 का यूज़ करेंगे, इस वाले का। तो आप देखिए यहाँ हमको b = इक्वेशन 6 से हम करते हैं। b = हमको मिल जाएगा, इसको आप 7 दे सकते हैं, μ0, मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया है यहाँ पर, μ0 n/r², ओके, अपॉन 2r² प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 बाय 3/2। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। μ0 n/r² अपॉन 2 × r² का होल पावर 3/2 क्या आएगा, आप बताइए। r² का होल पावर 3/2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे, r³ बचेंगे। देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2r³। तो ये कब आएगा ये वैल्यू, जब बिंदु P जो है वह केंद्र पर मौजूद हो। उस कंडीशन में इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? अब आगे अब देखते हैं, यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गई थी, x = 0 जो हम रखे हैं उसको। क्लियर? अब देखते हैं जब बिंदु P केंद्र से बहुत अधिक दूर पर हो। देखिए आप, देखिए ये जो बिंदु P है यहाँ पर ये देखना है कि वह इस केंद्र से बहुत अधिक दूर पर हो, बहुत यहाँ पर है उससे बहुत दूर पर हो। तब उस कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो x है वह इस r से बहुत अधिक बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर r को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, r की वैल्यू को 0 मान सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर r = 0 रखा जा सकता है, इक्वलेंट 0।
तो यहाँ पर B इक्वल्स टू, मैंने इक्वेशन 6 लिख लिया है यहाँ पर, NIR² अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू 0, तो x² होल पावर 3/2। जैसे अभी हमने वहाँ पर किया था R वाला, वैसे ही यहाँ पर आप इसको करेंगे, ये कैंसिल x3। क्लियर? तो B इक्वल्स टू μ0 NIR² अपॉन 2 इंटू क्या बच जाएगा यहाँ पर x3। ये है आपका जब बिंदु P केंद्र से, वृत्ताकार कुंडली से के केंद्र से बहुत अधिक दूर पर हो तब की कंडीशन में है। क्लियर? अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताऊंगी आपको, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हम वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, जब बिंदु P वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हो तब हम ये रिजल्ट लाए थे, है ना, ये आया था हमारा। मतलब हमको, मैं इसलिए इसको फिर से बता रही हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर इससे हम जितने भी इक्वेशन देखे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि B का मान x के मान पर निर्भर करता है, यानी x पर निर्भर करता है। और हमने किसको बेस माना है, किसके अकॉर्डिंग का है, वैसे तो सभी में देख सकते हो आप। मैं इसको कहाँ से कह रही हूँ, यहाँ पर आप अपॉन 2r² प्लस x² होल पावर 3/2, इसी से हम अलग अलग कंडीशन निकाले ना, यहाँ से हम कह सकते हैं कि B का मान x पर निर्भर करता है। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि जब केंद्र पर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तब उस कंडीशन में जो B का मान होगा वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम वैल्यू होगी इसकी। और वह अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, हम लोग अभी निकाले हैं, ये वाली वैल्यू है अधिकतम। ठीक है, तो μ0 NIR² अपॉन ये जो वैल्यू आई है अपॉन ये हम इसको शायद सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर सॉल्व नहीं किया था, आपको यहाँ बताना है इसलिए मैं यहाँ पर फिर से कर देती हूँ इसको। तो B मैक्सिमम इक्वल्स टू μ0 NIR²। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक यहाँ का, तो NI अपॉन हमको 2R ये मिल रहा है। तो इस प्रकार से केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना मिला, और अक्ष पर कितना मिलता है, ये है अक्ष पर। ठीक है, इसके पहले हम लोग अक्ष पर मान निकाल भी चुके हैं, अक्ष पर तो ये निकाले हैं, और केंद्र पर जो मान निकाले हैं पिछले आर्टिकल में, वहाँ पर मान आप ये निकाले होंगे B इक्वल्स टू μ0 NI अपॉन 2R। वहाँ पर कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r थी, यहाँ पर कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R है। तो इस प्रकार अगर हम ये देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों की तुलना करें, केंद्र पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की तुलना करें, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक मिलता है हमको। क्लियर? तो इस प्रकार से और यहीं पर इसी को हम ये भी कह सकते हैं, यदि बहुत अधिक दूर हो, यानी अभी मैंने बताया भी इन्फिनाइट हो, अगर इन्फिनाइट में रहे, ये x की वैल्यू बहुत अधिक दूर हो, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर B की वैल्यू 0 मिलेगी। ये भी आप याद रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो B मैक्सिमम मिलता है और हमको ये वाली वैल्यू मिलती है। जब x बहुत दूर पर है, यानी बिंदु P बहुत दूर पर है, जैसे ये है, ये बिंदु P बहुत अधिक दूर पर है, मान लो इन्फिनाइट पर है, तो कुछ दूरी तक तो काउंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम इस कैपिटल R को इस x के से नेग्लिजिबल माने थे, और लेकिन बहुत ज़्यादा दूर हो गया, इन्फिनाइट पे आ गया, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कुंडली के केंद्र के दोनों ओर कुंडली के अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के मान में परिवर्तन को इस प्रकार से हम ग्राफ के जरिए से हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से ये
एक्स एक्सिस है, ओके। यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर ये इस प्रकार से वाई एक्सिस है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और इधर हम एक्स को ले लेते हैं इस तरफ एक्स एक्सिस पे, ओके। तो हमको जो ग्राफ मिलेगा, केंद्र के दोनों तरफ, दोनों ओर कुंडली के अक्ष पर, ये है केंद्र इधर और इधर दोनों तरफ। तो हमको एक साइड का इस प्रकार से मिलेगा ये, और दूसरे साइड का हमको इस प्रकार से मिलता है। तो ये क्या चीज़ है? वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तन। क्लियर? यहाँ पर अधिक है, देखिए आप, ये आपको दिख रहे हैं ना, x इक्वल्स टू, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है। ग्राफ में आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है। उसके बाद आप देखेंगे जब ये दूरियां बढ़ते जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे आके ये 0 के लेवल पे आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमने निकाला है उस चीज़ को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। क्लियर? ओके, थैंक यू।